NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 8 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पाठ से हम क्या क्या जानकारियां प्राप्त करेंगे। 1. भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के कारणों को पहचान सकेंगे। 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव को चिन्हित कर सकेंगे। 3. भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों पर चर्चा कर सकेंगे। 4. राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर चर्चा कर सकेंगे। 5. भारतीयों पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को स्थापित कर सकेंगे। प्रश्न 1. कांग्रेस के प्रारंभ के राष्ट्रीय नेता उदारवादी के रूप में क्यों जाने जाते हैं? उत्तर: कांग्रेस के प्रारंभ के राष्ट्रीय नेता उदारवादी के रूप में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वे अंग्रेजों की न्याय भावना में विश्वास तथा अपनी उदार नीतियों के कारण अभ्यावेदन एवं प्रार्थना की नीति पर चलते रहे। प्रश्न 2. गर्मपंथियों को प्रेरित करने वाली 2 विदेशी घटनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: गर्मपंथियों को प्रेरित करने वाली 2 विदेशी घटनाएं अबिसिनिया द्वारा इटली की पराजय तथा जापान द्वारा रूस की पराजय हैं। प्रश्न 3. 2 गर्मपंथी नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर: 2 गर्मपंथी नेताओं के नाम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय हैं। प्रश्न 4. कब और किसके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया? उत्तर: बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में हुआ था। प्रश्न 5. स्वदेशी तथा बहिष्कार का क्या अर्थ है? उत्तर: स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना। बहिष्कार का अर्थ है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना या छोड़ना। प्रश्न 6. कब तथा कहां कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया? उत्तर: कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया। प्रश्न 7. 2 क्रांतिकारी नेताओं के नाम बताएं, जिन्होंने विदेशों में आंदोलन संगठित किए। उत्तर: 2 क्रांतिकारी नेताओं के नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर है, जिन्होंने विदेशों में आंदोलन को संगठित किया। प्रश्न 8. क्रांतिकारी नेताओं द्वारा प्रयोग की गई 2 विधियों का वर्णन करें। उत्तर: क्रांतिकारी नेताओं द्वारा प्रयोग की गई 2 विधियां बदनाम ब्रिटिश अफसरों को मारना, अपनी गतिविधियों के वित्तीय प्रबंध के लिए डकैती एवं शस्त्रों को लूटना था। प्रश्न 9. साइमन कमीशन के बहिष्कार को स्पष्ट करें। उत्तर: सन 1926 में सरकार ने भारतीय राजनीतिक अध्ययन करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप इस कमीशन का दृढ़तापूर्वक बहिष्कार किया गया। जनता ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। हर मुख्य शहर और कस्बे में एक दिन की हड़ताल की गई। बैनरों, इश्तहारों, यहाँ तक कि पतंगों पर भी साइमन वापस जाओ लिखा गया। यह कमीशन जहां जहां गया वहीं पर उसे काले झंडे दिखाए गए। पुलिस ने सख्ती और बर्बरता से इस विरोध का दमन किया। जुलूस पर घोर अत्याचार किया गया। एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे नेता लाला लाजपत राय पर लाठियों द्वारा इतना कड़ा प्रहार किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 10. राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायक 2 विदेशी घटनाओं के नाम बताएं। उत्तर: अमरीकी और फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी और इटली का एकीकरण। प्रश्न 11. होम रूल लीग की स्थापना करने वाले 2 नेताओं के नाम बताएं। उत्तर: बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। प्रश्न 12. उन 2 स्थानों को बताएं, जहां पर गांधी जी ने 1917 एवं 1918 में सत्याग्रह किया था। उत्तर: चंपारण एवं खेड़ा। प्रश्न 13. भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? उत्तर: भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। प्रश्न 14. असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के किन्हीं 3 कारणों को बताएं। उत्तर: असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के 3 कारण निम्न हैं। 1. तुर्की के खलीफा का ब्रिटेन द्वारा किए अपमान के खिलाफ विरोध करना। 2. रोलट एक्ट का वापस न लिया जाना। 3. स्वशासन की सरकार द्वारा उपेक्षा करना। प्रश्न 15. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को किसने संगठित किया? उत्तर: हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का रामप्रसाद बिस्मिल ने पंजाब, बिहार तथा मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पुनर्गठन किया। प्रश्न 16. अशफाक उल्लाह को फांसी क्यों दी गई? उत्तर: अशफाक उल्लाह को काकोरी में रेल रोककर सरकारी खजाने को HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए धन लूटने के लिए फांसी दी गई। प्रश्न 17. भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम क्यों फेंका? उत्तर: भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में इसलिए बम फेंका क्योंकि वे 1. ब्रिटिश सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे।
2. उन्होंने बहरी सरकार के कानों में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए न्यायालय को मंच के रूप में इस्तेमाल किया। प्रश्न 18. पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब रखी गई? उत्तर. पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 31 दिसंबर 1929 को रखी गई। प्रश्न 19. साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया? उत्तर. साइमन कमीशन भारत में 1919 के भारत सरकार के अधिनियम का निरीक्षण करने तथा प्रशासनिक सुधारों के उपाय ढूंढने के लिए भारत में भेजा गया। प्रश्न 20. गांधी इरविन समझौता कब तथा किन लोगों के बीच हुआ? उत्तर. गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी जी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। प्रश्न 21. प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुए? उत्तर. प्रथम आम चुनाव भारत में 1937 में हुए। प्रश्न 22. कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई? उत्तर. 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। प्रश्न 23. मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल पहली बार कब बनाया गया? उत्तर. मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल पहली बार 1909 में माले मिंटो सुधारों में बनाया गया। प्रश्न 24. रॉलेट एक्ट क्यों बनाया गया? उत्तर. रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए। पारित होने के उपरांत इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया। इस एक्ट अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। प्रश्न 25. बंगाल विभाजन के क्या कारण थे? उत्तर. वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन करना था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बंट गया। उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन के संदर्भ बंग भंग आंदोलन को सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन से मिली थी। प्रश्न 26. कब तथा कहां मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की? उत्तर. मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की। प्रश्न 27. भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? उत्तर. भारत के लिए राष्ट्रीय पहचान का बनना एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसका मूल प्राचीन युग से लिया जा सकता है। भारत में संपूर्णतया प्राचीन काल में अशोक और समुद्रगुप्त द्वारा तथा मध्य युग में अकबर से औरंगजेब तक के द्वारा शासन किया गया। लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय जागरण केवल 19वीं शताब्दी में ही प्रकट हुआ। यह उदय उपनिवेश विरोधी आंदोलन से गहरे रूप से जुड़ा था। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तत्वों ने लोगों को राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने और उसे प्राप्त करने में प्रेरणा दी। लोगों ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के क्रम में अपनी एकता की खोजना प्रारंभ कर दिया। औपनिवेशिक शासन के अधीन सताए जाने के भाव ने एक सामूहिक बंधन प्रदान किया, जिसमें विभिन्न समूह के लोग एक साथ आए। उनके अनुभव भिन्न थे और उनके राष्ट्र की आज़ादी हमेशा एक जैसी नहीं थी। साथ ही कई अन्य कारणों ने भी राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास में योगदान दिया। कई क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का एक कानून राजनीतिक और प्रशासनिक एकता की ओर ले गया। इसने नागरिकता और भारतीयों के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा को बल प्रदान किया। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण ने अन्य लोगों को एक होने में मदद की एवं उनके जीवन और संसाधन पर ब्रिटिश सरकार बाद में सृजनात्मक कार्यक्रम के द्वारा इसे बढ़ाया गया, जिसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। 1. स्वदेशी को बढ़ावा देना, खासकर हस्तकरघा और बुनाई। 2. हिंदुओं में अस्पृश्यता का अंत। 3. हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। गांधी जी के इसी अपील के कारण देश में असाधारण जोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोगों ने आपसी मतभेद छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। 2/3 से ज्यादा मतदाताओं ने नवंबर 1920 में हुए काउंसिल के चुनाव में भाग लेने से परहेज किया। हजारों छात्रों और शिक्षकों ने अपने विद्यालयों तथा कॉलेजों को छोड़ दिया तथा उन लोगों के द्वारा नए भारतीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया। विधानसभा का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। लेकिन आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग थी।
अहिंसक असहयोग आंदोलन के शुभारंभ के बाद अगस्त 1921 में हिंसा का दाग लग गया। सरकार ने भी गंभीर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 महीने में लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंसा फैलने से गांधी जी ने चेतावनी दी। उग्र भीड़ के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी गांव में 9 फरवरी 1922 को हिंसा फैली। इसके बाद बरेली में हिंसा की एक और घटना हुई। गांधी जी ने 14 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। प्रश्न 28। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? उत्तर। सन 1930 में गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी, अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। वे 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। प्रश्न 29। गांधी इरविन समझौते की क्या शर्तें थी? उत्तर। 15 दिनों के वार्तालाप के बाद 5 अगस्त 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते की शर्तें निम्नलिखित थी। 1. अहिंसात्मक प्रतिरोध में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तत्काल मुक्त किया जाए। 2. जो जुर्माने अभी तक वसूल नहीं किए गए उन्हें माफ किया जाए। 3. अधिग्रहण की गई सारी भूमि, जिसे अभी बेचा नहीं गया है, किसानों को लौटा दी जाए। 4. जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया था, उनके साथ नम्रता का व्यवहार किया जाए। 5. तटवर्ती गांवों को अपने लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। 6. शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरने का अधिकार दिया जाए। प्रश्न 30। दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 के ऐतिहासिक दांडी मार्च के द्वारा गांधी जी ने अपने 75 चुनिंदा साथियों के साथ 375 किलोमीटर पैदल यात्रा कर साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गुजरात के तटवर्ती गांव दांडी पहुंचे। जंगल की आग की तरह इस मार्च का समाचार सभी जगहों पर फैल गया तथा गांधी जी का स्वागत हजारों लोगों द्वारा किया गया। इन लोगों ने घंटों इंतजार किया ताकि यह अपने प्रिय नेता का दर्शन कर सकें। बहुत से लोगों ने मार्च में ही हिस्सा लिया और गांधी जी के प्रिय चरखे पर सूत काटते पूरा दिन व्यतीत किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा तथा मुट्ठी भर नमक लेकर भारतीय लोगों द्वारा इस काले कानून को न मानने के प्रतीक के रूप में विद्रोह किया। इसके बाद गांधी जी ने लोगों से 6 अप्रैल से 11 अप्रैल के सप्ताह को राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का आग्रह किया। प्रश्न 31। होम रूल लीग की स्थापना करने वाले 2 नेताओं के नाम बताएं। उत्तर। होम रूल लीग की स्थापना करने वाले 2 नेताओं के नाम बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। प्रश्न 32। भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? उत्तर। भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया। प्रश्न 33। असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया? उत्तर। चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण चौरी चौरा कांड था। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को झकझोर के रख दिया। किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, जिससे किसान बेकाबू हो गए। इससे किसानों ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया और इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। प्रश्न 34। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब रखी गई? उत्तर। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 31 दिसंबर 1929 में रखी गई। प्रश्न 35। असहयोग आंदोलन आरंभ करने का मुख्य लिया गया उद्देश्य क्या था? उत्तर। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है।
इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा, क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। प्रश्न 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब और कहां स्थापना हुई? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1835 में मुंबई में हुई। इसके अध्यक्ष WC बैनर्जी थे। प्रश्न 37। नर्म दल गरम दल में अंतर बताएं। उत्तर। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर कांग्रेस के उदारवादी दल के हाथ में थी। 1905 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसे उग्रवादी युग गरम दल की संज्ञा दी गई है। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वरदान मानने वाले तथा उनकी न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखने वाले उदारवादी नेताओं का विश्वास टूटकर बिखर गया, तब कांग्रेस में एक नए विचार का उदय हुआ जो प्रार्थना के बदले संघर्ष का मार्ग अपनाने को आतुर था। उग्रवादी दल के नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। गरम दल के इन नेताओं का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकारों को पाया जा सकता है। उग्रवादी सरकार के सुधारों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। गरम दल के नेताओं ने जनसाधारण को राष्ट्रीयता और राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया। इस प्रकार उग्रवाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण इकाई बन गया। प्रश्न 38। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है? उत्तर। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके मुख्य सूत्रधार महात्मा गांधी थे, इसका आरंभ 8 अगस्त 1942 को हुआ था और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के एक भाषण में देशवासियों को करो या मरो का संदेश दिया था। प्रश्न 39। प्रारंभिक कांग्रेस के सरोकारों के मुद्दों का उल्लेख करें। उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में राजनीतिक दृष्टि से जागरूक, शिक्षित नए भारतीयों के एक समूह द्वारा किया गया था। इसके गठन में इंडियन सिविल सर्विसेज के सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रारंभिक कांग्रेस के मुख्य सरोकार थे। 1. कपास के आयात कर को भारतीयों के अनुकूल बनाया जाए। 2. सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए। 3. इंग्लैंड और भारत में समानांतर परीक्षाओं के जरिए सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण किया जाए। 4. वन संबंधी कानूनों को बदलना, जो भारतीयों को प्रभावित करते थे। 5. असम के चाय बागान में अनुबंधित मजदूरों के विरोध में संगठित अभियान चलाना। 6. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और प्रेस पर नियंत्रण का विरोध। तो आइए संक्षिप्त में समझते हैं कि कुल मिलाकर हमने इस पाठ से कौन कौन सी मौलिक बातें सीखी। 1. नव जागरण फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया। 2. उपनिवेश विरोधी आंदोलन 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। समकालीन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में भूमिका निभाई। 3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में केवल ब्रिटिश सरकार से भारतीय जनता की ओर से बातचीत करने एवं उनकी शिकायतों को आवाज देने के लिए स्थापित किया गया। 4. 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। भारतीयों ने इस विभाजन को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में उभरते राष्ट्रीय आंदोलन को नष्ट करने और क्षेत्र के हिंदू एवं मुस्लिम को बांटने के रूप में देखा। 5. 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी। इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उन्नत बनाना तथा सरकार को उनकी आवश्यकताओं को बताना था। 6. विचारों में अंतर 1907 में कांग्रेस में विभाजन का कारण बना। 2 समूह नर्म दल और गरम दल बने। 7. प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेता इस शर्त के साथ ब्रिटिश सरकार की मदद करने को सहमत थे कि युद्ध के बाद भारतीयों को संवैधानिक शक्ति सौंप दी जाएगी। 8. गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। गांधी जी ने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध जन आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग को शामिल किया और प्रोत्साहित किया। 9. ब्रिटिश द्वारा सांप्रदायिक विभाजन का बोया गया बीज भविष्य में विभाजन का कारण बना। 10. विदेश से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा चलाया गया। वे भारत को ब्रिटिश से मुक्त कराने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के नेता बने। 11. भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की राह को आसान कर दिया। गांधी जी का यह अंतिम आह्वान था, करो या मरो। 12.
मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने की मांग की जो विभाजन का कारण बना। भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता पाई। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.